पे जो हमने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था, सिंपल पेंडुलम पढ़ रहे थे ना हम। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किसके बराबर लिखा था हमने, t इज इक्वल टू 2π√L डिवाइडेड बाई जी, वही पढ़ा था क्या। फिर इसके बाद मैंने बोला था आपको कि डिफरेंट कंडीशंस में अगर हम सिंपल पेंडुलम को रखेंगे तो वहां से हमारे पास डिफरेंट वे से आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। फिर इसके बात की थी हमने कहां पे, जब हमने फ्लूइड में रखा था, ठीक है, वहां पे हमारे पास जी इफेक्टिव किसके, बस आपको कंडीशन का जी इफेक्टिव पता होना चाहिए। जी इफेक्टिव का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, आपको फिर आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहां से बोलूंगा जी इफेक्टिव किसके लिए लिखा था हमने यहाँ पे, अगर फ्लूइड्स की हम बात करेंगे, वो आया था किसके बराबर, जी इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई 1 माइनस रो बाई सिग्मा। तो हमारे पास यहाँ पे जी इफेक्टिव का जो वैल्यू हमारे पास आया था वो आया था जी इंटू यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा, सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाई सिग्मा, वही है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू आया था जी इफेक्टिव का, तो टाइम पीरियड अकॉर्डिंगली आप लिख दोगे। हमने बोला था आपको कि जो हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाली क्वांटिटी है ये, अगर आप टेम्परेचर की बात करोगे तो टेम्परेचर की वजह से आपका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, जल्दी करो, ठीक। तो हमारे पास ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो हमारे पास लेंथ चेंज हो जाएगा, लेंथ बढ़ेगा, मीन इज दैट क्या हो जाएगा, उसकी वजह से हमारे पास टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, ठीक। नाउ आज हम बात करते हैं लिफ्ट प्रॉब्लम्स में, ठीक है ना। टाइम पीरियड लिखो जल्दी, हेडिंग लगा दो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन लिफ्ट्स। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सीडो फोर्सेस, जो मैंने आपको पढ़ाया था लॉज ऑफ मोशन में, यू नो सीडो फोर्स। अगर मान के चलेंगे कि मैंने सीलिंग के साथ एक सिंपल पेंडुलम को जोड़ दिया जिसका मास m है, ठीक, और जो हमारे पास यहां पे एक्सेलरेशन जो हमारे पास लिफ्ट की है वो 0 है, इसका मतलब ये है हमारे पास यहां पे या तो वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो जाएगा, अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 है दैट मींस या तो वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो जाएगा या तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो या तो वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब यानी कि जब हमारे पास एक्सेलरेशन 0 है, देयर इज नो सीडो फोर्स एक्ट्स ऑन द सिंपल पेंडुलम, ठीक है ना। तो जब सीडो फोर्स नहीं लगेगा, मीन इज दैट हमारे पास टाइम पीरियड जो आएगा वो बराबर 2π√L/g, यहां पे सेम टाइम पीरियड रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नाउ अगर हमारे पास जो ये लिफ्ट है ये एक्सेलरेशन a के साथ ऊपर जा रहा है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द सीडो फोर्स, डाउनवर्ड्स। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास अगर यही बेटा यही लिफ्ट ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन a के साथ और इसमें सिंपल पेंडुलम को रखा गया है, यहां से हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और ये हमारे पास एक्सेलरेशन a के साथ ऊपर जा रहा है, व्हाट विल बी द जी इफेक्टिव, आपको सिर्फ जी इफेक्टिव लिखना पड़ेगा। जी इफेक्टिव हमारे पास हो जाएगा g प्लस ए, बिकॉज सीडो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन सपोर्ट करेगा ना। तो हमारे पास इसका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2π√L डिवाइडेड बाई g प्लस ए। वेरी गुड, ग्रेट। तो हमारे पास इस कंडीशन के लिए टाइम पीरियड आपको ये मिलेगा, समझ में बात आई क्या। ना आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, एक सिंपल पेंडुलम हमने लिफ्ट में रखा, वो 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, बताइए एक्सेलरेशन क्या है, ये ना टाइम पीरियड क्या होगा। तो यहाँ पे g प्लस 10 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली आ जाएगा। नाउ अगर हम और एक कंडीशन बनाएंगे कि यही सिंपल पेंडुलम जो है, यही लिफ्ट जो है नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन a के साथ, अगर यही सिंपल पेंडुलम नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन a के साथ, तो क्या होगा, यहां पे हमारे पास एक्सेलरेशन a है, सीडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो हमारे पास जी इफेक्टिव इस टाइम पे बनेगा g माइनस ए, क्योंकि एक्सेलरेशन इस टाइम पे सीडो फोर्स की एक्सेलरेशन की वजह से वहां पे अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। टाइम पीरियड बनेगा 2π√L डिवाइडेड बाई g माइनस ए, है कि नहीं। तो हमारे पास ये नया टाइम पीरियड हो जाएगा आपको, जो हमारे पास वेरिएशन ऑफ द टाइम पीरियड इन डिफरेंट कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, सारे क्वेश्चन असल में है ये, ठीक। अब हमारे पास अगर हम ये बोलेंगे कि जो हमारे पास एक लिफ्ट में है हमारे पास ये, और ये एक्सेलरेशन जी ए के साथ जा रहा है, बट ए हमारे पास इस टाइम जी के बराबर है, अभी ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। इस टाइम अगर मैं इसका जी इफेक्टिव लिखूंगा, मैं लिखूंगा सिंपल जी इज इक्वल टू जी प्लस ए, तो हमारे पास जी प्लस जी हो जाएगा ना, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 2g, इसका मतलब टाइम पीरियड कितना बनेगा 2π√L डिवाइडेड बाई 2g। क्लियर बात, शाबाश। तो मुझे बताइए अगर मैं इसको यहाँ पे क्वेश्चन ही आया है तो टी प्राइम को मैं लिख सकता हूं 2π√L डिवाइडेड बाई जी, तो वही इनिशियल वाला टाइम पीरियड हो गया, मल्टीप्लाई पे हो जाएगा 1/√2, इसके बदले में टी लिख सकता हूं क्या। तो हमारे पास नया टाइम पीरियड कितना बनेगा, टी डिवाइडेड बाई √2, है ना। समझ में बात आ रही क्या, क्वेश्चन लिख लो वही पे। टाइम पीरियड में जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे अभी तक नीट में जेई में आते हुए, बस यही आता है जी इफेक्टिव के ऊपर, जी इफेक्टिव आपको आना चाहिए, ठीक, समझ आएगा। अगर अब मुझे बता दो कि ये डाउनवर्ड जा रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ, बट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी, फ्री फॉल हो जाएगा, टाइम पीरियड का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना।
हो गया बेटी सारी कंडीशंस। अब फ्री फॉल वाली कंडीशन लिख लो, लास्ट कंडीशन, फ्री फॉल वाली कंडीशन लास्ट। ये लिखा क्या? किसका? वो नहीं आया था, आपने दिया था वो एग्जाम दिया उसका कल? आपने बोला ही नहीं। आए थे क्वेश्चन उसमें कितने? कौन सी क्वेश्चन? वो h इज इक्वल टू 2s cos 2g cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कुछ और वो कुछ ऐसा कुछ। कपलर का मैं करा दूंगा, शायद वो लास्ट पे रहेगा था ना। जरा मुझे इसका बता दो आप, कोई बात। बाकी आया नहीं आया? नहीं है उतना किया। मुझे बता दो एक बात यहां से, अगर ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, ये हमारे पास a इज इक्वल टू जी के बराबर है, बट ये डाउनवर्ड है, बताओ क्या होगा? फ्री फॉल होगा। बताइए जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना बनेगा? जी इफेक्टिव इक्वल टू जी माइनस जी, तो वो जी जीरो हो जाएगा ना, जी इफेक्टिव का वैल्यू हो जाएगा जीरो। इसका मतलब टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जीरो। ठीक है, इन्फिनाइट हो जाएगा ना, या नॉट डिफाइनेड इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, जीरो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, शाबाश। ना और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन लिखो, सिंपल पेंडुलम इन एक्सेलरेटेड व्हीकल, सिंपल पेंडुलम इन एक्सेलरेटेड व्हीकल, एक्सेलरेटेड व्हीकल के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं ऐसा बोलूं बेटे, ये हमारे पास एक व्हीकल है इस तरीके का, अब यहां से मैंने क्या किया, मैंने यहां से एक सिंपल पेंडुलम को रखा, इसमें एक्सेलरेशन जो है वो इधर की तरफ है ए, बता दो सीडो एक्सेलरेशन किधर लगेगा? बस शाबाश। एक बनेगा हमारे पास, ये अगर मैं देखूंगा यहां पे बनेगा हमारे पास mg, यहां पे बनेगा मास इंटू एक्सेलरेशन इधर की तरफ से, यानी कि जिसको मैं सीडो फोर्स बोलूंगा, है ना। तो यहां पे हमारे पास नेट वेट आ जाएगा ना, ये mg इफेक्टिव, m को कैंसिल कर दो, तो हमारे पास g इफेक्टिव जो वैल्यू हमारे पास होगा बेटा, वो बराबर a हमारे पास ऐसा है और हमारे पास ये g ऐसे है, इन दोनों का हमारे पास इफेक्टिव वैल्यू होगा ये, बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर, है ना। तो हमारे पास क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मींस हमारे पास g इफेक्टिव का जो वैल्यू हमारे पास होगा, दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर होगा, है कि नहीं? समझ में बात आई क्या? तो हमारे पास बताइए क्या लिखेंगे हम टाइम पीरियड इसका, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय g इफेक्टिव के बदले में लिखूंगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। ये पहली कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन, जो आप पता है आपको, ऐसा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कराया था कल, वहां पे एक्सेलरेशन का वैल्यू था क्यू ई बाई एम, है ना, यहां पे डायरेक्ट एक्सेलरेशन था, वहां पे एक्सेलरेशन था क्यू ई बाई एम। ना मुझे बताइए कि अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, अगर गाड़ी जो है ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो मुझे बताइए ये पार्टिकल जो ऐसे जंप करेगा नहीं करेगा? ऐसे जंप करेगा, बट इस टाइम पे इसके पास कौन सी एक्सेलरेशन होगी? दैट इज कॉल्ड वी स्क्वायर बाय आर, याद है, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। दैट टाइम पे हमारे पास ए के बदले इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन को लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द वी, बिकॉज अगर हमारे पास व्हीकल जो है, व्हीकल हमारे पास एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, व्हीकल हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी वी से चल रहा है, अगर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी दैट में एक्सेलरेशन आ जाएगा, वो आपको गिवन होगी। अब अगर आपको जो व्हीकल है वो चल रहा है वेलोसिटी वी के साथ, तो दैट टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमारे एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। लिखो भाई पे, if a vehicle is moving with constant velocity v, if a vehicle is moving with constant velocity v, if a vehicle is moving with constant velocity v, acceleration is equal, सीधे लिखना acceleration is equal to v square by r,
वी स्क्वायर बाई आर। आर क्या लोगे आप? एल। एल लेंगे तब द पेंडुलम, है ना। तो हमारे पास क्या लिखेंगे दैट टाइम पे हम? टाइम पीरियड। दैट टाइम पे हमारे पास टाइम पीरियड होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी रूट ऑफ, है ना, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर। समझ कुछ बात आई क्या? इस टाइम पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन जो है ऐसे तरीके से घूमेगा ना, एक एक्सेलरेशन होगी ना टुवर्ड द सेंटर, उस एक्सेलरेशन को कौन सी एक्सेलरेशन बोलेंगे? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? बाय डिफरेंशिएशन या अल्फा इंटू आर से, ठीक है ना। दो ही तो चीजें, या तो अल्फा इंटू आर से निकालते हैं या कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएशन से, ठीक है ना, डीवी बाई डी से। तो हमारे पास यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा इस तरीके से, एक एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स द सेंटर, जो हमारे पास यहाँ पे जब ऑसिलेट करेगा इस तरीके से, एक एक्सेलरेशन इसके पास होगी, दैट एक्सेलरेशन कॉल्ड वी स्क्वायर बाय आर। किससे? क्योंकि हमारे पास v को v के रेस्पेक्टिव में निकालना है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन को रिप्लेस करोगे किससे? वी स्क्वायर बाय आर से। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट। हम्म हम्म क्या? ये तभी हो जाएगा इस तरीके से, नहीं ये होगा परपेंडिकुलर टू दिस। अब हमारे पास सेंटर क्या होगा वो बताना पड़ेगा। ये हमारे पास एक्सेलरेशन जो है, ये एक्सेलरेशन इस वाले टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगी इस टाइम जब ये ऑसिलेट करेगा ना इस तरीके से, सिंपल पेंडुलम इस तरीके से ऑसिलेट करेगा इस तरीके से, जो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन हो जाएगी, ये एक्सेलरेशन उसको v के टर्म्स में लिखना है, वी स्क्वायर बाय आर के टर्म्स में। ये हमारे पास हो जाएगा जी इस तरीके से। ये वाली जो एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो जाएगा उसको v के टर्म्स में लिखना पड़ेगा ना, आपके पास v गिवन है, तो आप एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस करोगे? वी स्क्वायर बाय आर से। समझे बात रही? तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये जी होगा, तो इन दोनों का रिजल्ट ऐसे हो जाए। बस सिर्फ एक्चुअली बात ये है कि जो हमारे पास टाइम पे हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी है। तो जो वेलोसिटी है एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं सर्कुलर मोशन में? वी स्क्वायर बाय आर। कौन सा? ये वाला एक्सेलरेशन। क्यों? पार्टिकल टुवर्ड्स सेंटर नहीं जा रहा है ना, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी ये होगी। पार्टिकल एक्सेलरेट कहां की तरफ कर रहा है? पार्टिकल तो इधर जा रहा है, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेगा या तो ऑसिलेट ही नहीं करेगा। अगर इधर की तरफ हो जाएगा तो नेट एक्सेलरेशन जीरो, तो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा ही नहीं। जब ये वाली एक्सेलरेशन इधर की तरफ गई और ये वाली एक्सेलरेशन इधर की तरफ गई, तो नेट एक्सेलरेशन पार्टिकल के ऊपर कितना पड़ा? जीरो। तो हमारे पास एक्सेलरेशन तो नहीं होगी ना फिर जी इफेक्टिव में। तो अगर हमारे पास ये वाली एक्सेलरेशन, सिंपल बात क्या याद रखनी है, एक ही बात याद रखनी है कि एक्सेलरेशन को हम रिप्लेस करते हैं वी स्क्वायर बाय आर से। ठीक है, जब आपको पार्ट और व्हीकल की क्या देती है, वेलोसिटी दी जाती है, आप एक्सेलरेशन को सिंपल वी स्क्वायर बाय आर से रिप्लेस कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इतना सोचते नहीं है, बस जो बोला है वही कर लो। केस चलो नेक्स्ट वन इज ये हमारे पास। अब आपको मुझे बताओ एक बात, अगर मैं आपको बोलूंगा कि मान ले मेरे पास अगर टाइम पीरियड आपको निकालना होगा किसी भी बॉडी का, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक, मास वेरिएशन है, ठीक है, जी वेरिएशन है, क्या आप निकाल पाएंगे कंपैरिजन करके? बस आपको सिंपल एक चीज करना है, आपको पता है कि जो हमारे पास यहाँ पे अगर मास चेंज हो जाएगा तो जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, अगर लेंथ चेंज हो गया तो जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? टी इज इक्वल टू 2 है, बिकॉज टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन द वेरिएशन ऑफ द जी। जब हमारे पास वेरिएशन ऑफ द जी पे डिपेंड करेगा, जिन फैक्टर्स की वजह से, जिन पैरामीटर्स की वजह से जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, दैट मींस टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। बस आपको वेरिएशन ऑफ द जी को देखना होगा, बाकी और कुछ करना नहीं है। आप समझ बात रही क्या? शाबाश। लिखो सम अदर एग्जांपल्स ऑफ simple pendulum. Some other examples of simple pendulum. आपने कभी पानी के बकेट को ऐसे किया है, वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना? आप मुझे बता दो, अगर उसका टाइम पीरियड निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? ये डायरेक्टली सवाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ मतलब ऐसा कंडीशन आपको दी जाएगी नीट में सिंपल आपको ना फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप फ्लूइड के टर्म्स में ऐसे करोगे तो दैट मींस हमारे पास जो है हाइट लेवल, हमारे पास फ्लूइड की लेवल होगी, आप उस फ्लूइड की लेवल को क्या कर रहे हो? डिस्टर्ब कर रहे हो। तो हमारे पास फ्लूइड क्या करेगा? ऐसे ऐसे करेगा ना, तो मीन इज दैट जितना ये नॉर्मल लेवल से ऊपर जाएगा वो हाइट होगी एच। क्या होगी? हाइट एच होगी, वो आपको एल के बदले लिखना है। क्या लिखना है? तो दैट मींस अगर हम फ्लूइड के लेवल्स में हम देखेंगे, वहां पे हमारे पास टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच बाई जी। क्या होगा? where h is height of the fluid। जब हमारे पास नॉर्मल फ्लूइड है, वो भी इस टाइम कोई ऑसिलेशन नहीं है ना फ्लूइड के पास, अब आपने ऐसे इसको कर दिया तो हमारे पास फ्लूइड ऐसे ऐसे करेगा ना, तो कितना नॉर्मल लेवल से आपका हाइट पे फ्लूइड चला गया है, वो हमारे पास h के बदले लिखूंगा मैं। तो टाइम पीरियड जो हमारे पास होगा वो कितना होगा? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ h डिवाइडेड बाई g। ये हमारे पास फ्लूइड के केस में होगा। लिखो वही पे, आप पहले लिख लो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ h बाई g। ये सिर्फ सिंपली मैं फॉर्मूला दिखाऊंगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ h बाई जी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ h बाई जी,
2 pi under root of h by g, where h is height of fluid, where h is height of fluid, where h is height of fluid during SHM, where h is height of fluid during SHM. अगर ऐसा हमारे पास है, इसमें अगर फ्लूइड है, अगर यहां से फ्लूइड इधर इधर जा रहा है, मान लीजिए हमारे पास नॉर्मल लेवल है, नॉर्मल लेवल हमारे पास ये है। अब जब आपने क्या किया, आपने ऑसिलेट कराया इसको, तो हमारे पास फ्लूइड की लेवल एक टाइम पे इधर ऊपर जाएगा, फिर इसके बाद यहां से नीचे आ जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा, है ना। तो नॉर्मल लेवल से जो हाइट हमारे पास h है, यही आपको लेना पड़ेगा हाइट l के बदले। तो इसमें कंडीशन में आप लिखोगे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाई g, यानी l के बदले हम लिखेंगे h डिवाइडेड बाई g। ठीक है, बना दो। ये फ्लूइड की टाइम इसमें है। दूसरी बात, मुझे बताओ कि अगर हमारे पास एक बाउल में एक पार्टिकल को मैंने, एक बॉल को मैंने छोड़ा और बाउल में वो क्या करेगा, वो ऑसिलेट करेगा, बताइए उसका टाइम पीरियड आप कैसे लिखोगे। ये क्वेश्चन से डायरेक्टली आपको ऐसे बोला जाएगा, बाउल हमारे पास है जिसका रेडियस r है, कैपिटल R है, इसमें मैंने स्मॉल r रेडियस का मैंने क्या डाला है, बॉल डाला है, वो ऑसिलेट कर रहा है, फ्रिक्शनलेस है, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, बताइए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। रेडियस तो बॉल तक करेगा। हाँ रुको रुको, ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क ही चला गया। 1G 2G 3G में होता है ना स्पीड तेज तेज। ऐसा सुनो, ये हमारे पास है बाउल है, इसका रेडियस हमारे पास r है, इसका रेडियस हमारे पास r है, ये यहां से लेके यहां तक r है। अब एक छोटा सा बाउल मैंने इसमें बॉल डाला है जिसका रेडियस स्मॉल r है, कितना है, स्मॉल r रेडियस है। अब जब बेटा बस यहां से mg इसके ऊपर लगेगा, ये हमारे पास मीन पोजीशन नहीं होगी, हमारे यहां से नीचे आ जाएगा, यहां पे पहुंच गया। जब ये यहां पे पहुंचेगा बेटा, मुझे बताओ इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है। तो मुझे बताइए क्या हमारे पास हम लेते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास से r का वैल्यू, बिकॉज बॉल इसका डायमेंशन है गुपन्स क्या। तो हमारे पास यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कितना बचेगा, ये बचेगा ना r माइनस स्मॉल r। नहीं समझे, इसका डायमीटर ये होगा ना, तो हमारे पास रेडियस r, तो सेंटर ऑफ द मास से भी देखना पड़ेगा हाइट को, तो ये हमारे पास r माइनस स्मॉल r होगा। तो टाइम पीरियड यही होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r माइनस r डिवाइडेड बाई g, where capital R is the radius of the bowl and small r is the radius of the ball। क्या समझ पाए वहां, R क्या है, ये रेडियस ऑफ बाउल है, और हमारे पास स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ बॉल। हिस्ट्री का तो पढ़ना होगा, लास्ट में तो तुम्हें एग्जाम होती है, क्या बनेगा तुम्हें एग्जाम में, आपने लास्ट में फिर भी तो कुछ नहीं किया होता, पढ़ते नहीं हो आप फिजिक्स में। मैं यही बोल रहा हूँ आपको, तुम्हें जिस चीज की प्रैक्टिस करनी है तुम उल्टा करते हो। बायोलॉजी को कौन सी प्रैक्टिस, तुम ये टेस्ट देते क्यों, तुम्हें चौथा कहाँ इम्प्रेस करो, इससे कोई इम्प्रेस होता नहीं है, ये आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए। तुम्हें फिजिक्स पहले करना था, सारा टाइम स्पेंड करो ना फिजिक्स पे, प्रैक्टिस करो फिजिक्स की। घर में तो आपका मन नहीं करता उसको पढ़ने का, तो यहाँ से तो पढ़ो, एग्जाम में पढ़ो। आप करते हो लास्ट पे 50 घंटे, आधा घंटा रह चुका होता है, फिर इसमें कितने सवाल हो जाएंगे, सोलो 1 घंटे से, फिर कितने के 30 तक, ये 30 तक ये ना। आपने कितने किए, तो देता दिया ही नहीं, आपने दिया एग्जाम, दिया आपने, दिया एग्जाम आपने नहीं दिया, आपने दिया तो एग्जाम में एग्जाम दिया करो, तभी तो पता चलेगा, फिर थोड़ा सा आइडियाज मिल जाते हैं, बाकी चीजें हो जाते हैं। कैपलरी के बगैर सारा पढ़ा था ना, मैंने तो वैसे डीपीपी सारा कराया था, वही तो उन्होंने दिए होंगे, ताकि आपको तो मेजॉरिटी क्वेश्चन का आंसर ही याद होता, वो डालते तो वही है जो डीपीपी में होते हैं। ओके बस बेटा सुनो, ये हमारे पास है, चलो देखो सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम इसको बोलते हैं, सेकंड पेंडुलम। व्हाट इज सेकंड पेंडुलम बेटा, सेकंड पेंडुलम किसको बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड 2 होगा, समझे बात आ रही क्या।
तो हमारे पास जिसका हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकंड्स उसको बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। सर इससे मुझे क्या पूछा जाएगा? आपको पूछा जाएगा कि बताइए सेकंड पेंडुलम की लेंथ क्या रखूंगा मैं, उसका टाइम पीरियड 2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसका याद आंसर ही रखा है। ठीक है, आप भी निकल लिख सकते हैं, लिखो हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकंड्स, हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकंड्स। जब हमारे पास टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा, दैट मीन 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी होगा ना बेटा। जरा मुझे बता दो, इसको स्क्वायरिंग करो बोथ साइड से, तो क्या लिखेंगे हम? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इनटू एल, एल डिवाइडेड बाय जी। मुझे अगर यहां से निकालना होगा, ये हो गया 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास 4 इंटू 3 पाई का स्क्वायर हो गया, अप्रोक्सीमेशन 10 हो जाएगा ना। और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 10 10 10 हो गया कैंसिल, 4 4 हो गया कैंसिल, इसको एल एल का मतलब होता है या तो ये असल में इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जाता है 98.3 सेंटीमीटर होता है, तो अप्रोक्सीमेशन 1 मीटर आएगा, ये 1 मीटर आएगा। अगर आपने जी का वैल्यू 9.8 लिया तो ये बनेगा 98.3 सेंटीमीटर। नहीं समझे? तो लेंथ ऑफ द सेकंड स्पेंडुलम कितना होता है? अप्रोक्सीमेशन 1 मीटर, जो जनरली आपको दिया जाएगा 3 सेंटीमीटर। सिंपल है, टी स्क्वायर इसका टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड है ना, तो हमारे पास 4 हो गया, जी का वैल्यू 10 हो गया, यहाँ पे 4 तो वही है, पाई स्क्वायर का डायरेक्टली 10 लेते हैं ना। जब अप्रोक्सीमेशन करोगे, अगर प्रॉपर्ली आंसर चाहते हो तो वो बनेगा 98.3 सेंटीमीटर, बट अगर आपके पास एल का वैल्यू चाहिए तो वो बनेगा 1 मीटर। कितना बनेगा? 1 मीटर, यानी कि सेकंड पेंडुलम की जो लेंथ होगी वो कितना होगा? 1 मीटर, क्योंकि इसका टाइम पीरियड हम ऑलरेडी जानते हैं, इसका नाम ही तो वही है। जिसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा 2 सेकंड में, इसको सेकंड पेंडुलम बोलते हैं। समझ में बात आ रही है बेटा? शाबाश। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज, दैट्स व्हाट वी कॉल इट, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड या टॉर्शनल, ऐसे लिखो टॉर्शनल पेंडुलम, टॉर्शनल पेंडुलम। इसके आगे क्या आएगा? ये आया समझ? हिसाब ही होगा वो पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 लेते हैं, ठीक हो गलत? सुको 3.14 इंटू 3.14 सुको 9 सुको 9.28 अप्रोक्सीमेशन वो 10 आता है। अब जरा बेटा मेरी बात सुनो, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ टॉर्शनल पेंडुलम? लिखा आया था T is equal to 2 pi under root of I divided by C, where C is the torsional constant। पहले ही कराया था, ठीक है? तो लिखो टॉर्शनल पेंडुलम का हमारे पास T का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 2 pi under root of I divided by C। What is I? I is the moment of the inertia, I is the moment of inertia। तो हमारे पास अगर मैं ये बोलूंगा, क्या हमारे पास को हम कंपाउंड पेंडुलम भी बोलते हैं, जहां पर हमारे पास डायमेंशंस मैटर करेंगे, पेंडुलम के डायमेंशंस मैटर करेंगे। सी तो कांस्टेंट है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा, आंसर आपको सी में ही मिलेगा, ठीक है? जैसे कि आपको आंसर मिलता है के में, यहां पे वही लिखा था, यस। अब जरा मुझे बताइए, क्या मैं आपको यहां पे बोलूंगा, मान के चलेंगे मेरे पास एक रॉड है, मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड के सेंटर से मैंने एक लाइन को पास किया, जो हमारे पास ये मैंने बनाया सिंपल पेंडुलम, ये मैंने बनाया रॉड का, मैंने बनाया सिंपल पेंडुलम ऐसा। अब ये घूम रहा है, टॉर्शनल का मतलब होता है कि जिसका रेस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा, अगर मैं इसको घुमाने की कोशिश करूंगा ये वापस आ जाएगा, ठीक है? अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसका मास m है और इसकी लेंथ l है, तो बताइए इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर मुझे बताइए टाइम पीरियड की इक्वेशन क्या है? मैं बोलता हूं 2 पाई अंडर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय g, है ना? l डिवाइडेड बाय, यहां पे हमारे पास ये हमारे पास बनेगा i डिवाइडेड बाय c, ये है ना, ये किधर गया? तो मुझे बता दो यहां पे क्या लिखेंगे? जब सेंटर से एक्सिस पास हो जाती है, I डिवाइडेड बाय c है, सेंटर से पास हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12। तो हमारे पास लिख लो फिर T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 इनटू c। ऐसे ही आपको पूछा जाएगा और ऐसे ही आपको ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। c की वैल्यू रखनी नहीं ना, ऐसे ही रखो, c की वैल्यू आपको c में ही ऑप्शन दिया जाता है, बस आपको उसको ये देखना है कि इसको ये I लगाना आता है कि नहीं आता है। आप जरा इस क्वेश्चन का पहले देखना चाहूंगा मैं, आप इंटेलिजेंट बच्चे, सर अगर हम होते तब तो क्या होता? ये हमारे पास है, मान के चलेंगे कि मानना क्या है, तो ऐसा समझ लो ये हमारे पास 2 रॉड्स हैं, इनके सेंटर से मैं इसको सिंपल पेंडुलम बना रहा हूं, इसका मास है m और इसका लेंथ है l, इसका भी मास m और लेंथ l है। बताइए इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया कितना हो जाएगा और टाइम पीरियड क्या होगा जब ये ऐसे घूमेगा सेंटर से? हाँ देखो गलत, आज को ठीक, ओवरऑल आपको एग्जाम में ठीक होना चाहिए, यहाँ पे तो हो ही जाएंगे, करेक्शन तो निकलती ही है। अब आपको अच्छा लगा डायरेक्टली हिट हुआ ना, हाँ हाँ हाँ। इसका बनेगा, इसका मुझे पता है कि इट इज द टेंसर क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया इज द टेंसर क्वांटिटी, तो सीधे ऐड हो जाएगा ना, तो हमारे इसका बनेगा ml स्क्वायर बाय 12।
इसका भी बनेगा ml स्क्वायर बाय 12, वही बनेगा क्या? तो हमारे पास बनेगा ट्वाइस ml स्क्वायर बाय 12, दैट मींस ml स्क्वायर बाय 6। तो हमारे पास बनेगा ट्वाइस ml स्क्वायर बाय 12, दैट मींस ये बनेगा 6, तो बनेगा ml स्क्वायर बाय 6। बस लिख लो यही वहां पे, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l डिवाइड, ये ना हमारे पास i के बदले क्या लिखूंगा, m l स्क्वायर बाय 6 इंटू सी, ml स्क्वायर बाय 6 इंटू सी। तेरी को मेरी बात समझ आई क्या? अगर मैं आपको ये बनाऊंगा कि डिसिक को मैं बना रहा हूं सिंपल पेंडुलम, डिसिक का ml स्क्वायर बाय 2 है ना, सेंटर से पास करा देंगे। अगर ऐसे पास कराऊंगा तो क्या बनेगा, ml स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर, दैट मींस 3mr स्क्वायर बाय 2, ऐसा कुछ होगा। ये तो चीज आपको आना चाहिए, अगर आप वो फिर से पढ़ाना पड़ेगा वही, तो फिर प्रॉब्लम है ना। तो बस आप एक एग्जांपल और कर दो डिस्क वाली एग्जांपल, बट उसको यहां से मैं पास कराता हूं। ये हमारे पास डिस्क है, इसको मैंने यहां से एक्सिस पास कराई, ये हमारे पास है, ये हमारे पास रेडियस आर है, डिस्क है। तो मुझे पता है कि सेंटर से अगर पास होता तो कितना होता, mr स्क्वायर बाय 2। तो हमारे पास यहां से बनता है mr स्क्वायर बाय 2, फिर इसके बाद ये हमारे पास mr स्क्वायर ऐड हो जाएगा बिकॉज पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। तो बनेगा कितना, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3mr स्क्वायर बाय 2, 3mr स्क्वायर बाय 2, वही होगा ना। बस वहां पे पुट करना है, आंसर निकल जाएगा। समझ कुछ आया क्या? लास्ट, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमारा सुप्रीम ब्लॉक सिस्टम है। मुझे बता दो कि आपको पता है कि जो भी मटेरियल हमारे पास होगा वो इलास्टिक होता है। मैंने उस इलास्टिसिटी में आपको इसके साथ के साथ कंपेयर भी कराया था कराया था ना। मैंने के का वैल्यू भी बोला था आपको किसके बराबर था, अब रहने दीजिए, हम करा ही देंगे। मुझे बता दो, अगर ऐसा है मान के चलेंगे कि मैंने एक रॉड ली है, इस एक इलास्टिक मटेरियल है ना, ये हमारे पास इलास्टिक मटेरियल है, सेल्फ वेट की वजह से क्या होगा, इसका लेंथ बढ़ेगा, मींस दैट इसका टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। तो मुझे पता है कि इसका सिट्रस बाय स्ट्रेन आ जाएगा, सिट्रस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, सिट्रस इज इक्वल टू यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन होगा। और पढ़ा है इसीलिए तो जल्दी जल्दी करो। तो हमारे पास F डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ डेल्टा L डिवाइडेड बाय L हो जाएगा, वही होगा ना। क्या हमारे पास F हो गया बराबर A y डेल्टा L डिवाइडेड बाय L होगा? क्या मैं इसके बदले माइनस के ऑफ एक्स लिख लूंगा, यहाँ पे हमारे पास रेस्टोरिंग हो जाएगा, माइनस ए वाई डेल्टा एक्स बाय एल हो जाएगा, या एल एक्स हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स को इसके साथ कैंसिल कर दो, के का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ए वाई बाय एल है ना, वायर ए इज एरिया, वाई इज यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी एंड एल इज लेंथ। तो हमारे पास अब टाइम पीरियड बता दो क्या बनेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के, एम तो वही होगा, के के बदले लिखूंगा ए वाई इंटू एल। दिस इज द टाइम पीरियड जो हमारे पास इलास्टिक मटेरियल्स। डेरिवेशन के बाद जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए, मतलब फार्मूला दिखाए आपको, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। एमएल बाई वाई समझ आया क्या? दैट नॉट गामा, गामा हमारे पास है कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन, दिस इज यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी। गामा हमारे पास है, यंगेस्ट मॉडुलस है ये, वहां पे हमारे पास गामा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन था। कंफ्यूजन में मत आना, अगर हीट की वजह से हो जाएगा फिर वाई भी आ जाएगा वहां पे, ठीक है। इसलिए चैप्टर्स को मिलाना सीख लो, ऐसा नहीं आएगा, इतना आसान नहीं है नीट, ठीक है। चलो चलो देखो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, सिंपल पेंडुलम खत्म, सारे कंडीशंस मैंने स्प्रिंग ना इसके बारे में पढ़ा है, सिंपल पेंडुलम के बारे में सारे कंडीशंस हमने पढ़े उसके। अब हमारे पास है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इसको मैं दो केसेस में पढ़ाऊंगा, दो तरीके से पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद हमारे पास जितने भी इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे दिखाऊंगा आपको, सारे हैं 20 क्वेश्चन इसके ऊपर आपके डीपीपी में थे, मैंने 20 के 20 लाए, ठीक है। ध्यान से समझना, मुझे पता है आपका डीपीपी का कब वेटेज है, वहां पे कब है, एज पर नीट इज कंसर्न, एज पर योर वेदांत एग्जाम इज नॉट कंसर्न, मैं वैसे हिसाब से नहीं पढ़ा। जरा देखो इधर पे बेटे, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक, और ये हमारे पास यहां पे एक स्प्रिंग है, इस तरीके की हमारे पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को मैंने ऐसे रखा। बता दो क्या हमारे पास, दिस इज नेचुरल लेंथ,
इसको हमारे पास ये नेचुरल लेंगे पे दोनों है। अब हमारे पास यहां पे मेन पोजीशन कहां पे मिलेगा, डायरेक्टली वहीं पे जहां पर नेचुरल लेंथ होता है, बिकॉज हमारे पास वो पॉइंट होना चाहिए जहां पे नेट फोर्स का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो मुझे बताइए कि अगर मैं यहां पे बोलूंगा, मैं यहां से लिखूंगा ये हमारे पास मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन हमारे पास यही है। इधर का मेन पोजीशन कहां पे होगा, इधर का मेन पोजीशन पहले ये नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, जो ये नीचे आ जाएगा, फिर इसके बाद हमारे पास मेन पोजीशन मिलेगी, फिर इसके बाद हमारे पास ऑसिलेशन मिलेगा। जब ये हमारे पास मास जो इसको नीचे लाएगा, कंसेप्ट 2-4 बोलूंगा, फिर इसके पास सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हमारे पास जब ये नीचे आ जाएगा, मीन दैट हमारे पास ये इसके पास मीन पोजीशन होगी। ये वो वाला पोजीशन है जहां पे हमारे पास के एक्स इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक मान के चलेंगे कि इसकी इलोंगेशन जो है वो वाई नॉट होगी। इलोंगेशन कितना होगी, इलोंगेशन वाई नॉट। इलोंगेशन वो वाली इलोंगेशन है जिस इलोंगेशन पे वेट को बैलेंस करता है सुप्रीम फोर्स, वेट को बैलेंस करता है सुप्रीम फोर्स। तो हमारे पास यहां पे वेट को बैलेंस करता है सुप्रीम फोर्स, उसी को हम नाम देते हैं वाई नॉट। यानी कि अगर मैं यहां पे देखूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम डाल दूंगा, तो ये बनेगा हमारे पास mg, बनेगा नहीं बनेगा, इधर पे क्या लगेगा, माइनस के ऑफ एक्स, वही लगेगा, या हमारे पास वाई नॉट। अगर मैं बोलना होगा आपको कि बताइए एक स्प्रिंग को मैंने सस्पेंड कर दिया है विद द सीलिंग, बताइए कि कितना एक्सपेंशन होना चाहिए स्प्रिंग का ताकि दोनों बराबर होने चाहिए, आप क्या करोगे, आप लिखोगे सर यहां पे हमारे पास के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी, यहां पे हमने वाई पे लिखा है के वाई नॉट इज इक्वल टू एम जी होगा, और वाई नॉट हमारे पास हो जाएगा के एम जी डिवाइडेड बाई के, है ना। ये हमारे पास वाई नॉट का वैल्यू होगा, जिसकी वजह से एक्सपेंशन जो होगा वो जो एक्सपेंशन हो जाएगा, और इसकी वजह से हमारे पास नेट फोर्स यहां पे क्या बनेगा, 0। क्या हमारे पास ये स्प्रिंग जो होगा अभी ऑसिलेट कर रहा है, नहीं, अभी ऑसिलेट नहीं करेगा। अब ये ऑसिलेट इसके बाद करेगा जब हम थोड़ा सा इसको इस मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे। मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करने के बाद पार्टिकल क्या करता है, ऑसिलेट कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास वाई नॉट ऑलरेडी एक्सपेंशन होगा, दिस इज द, ये हमारे पास लेंथ है, मीन पोजीशन है। अब हमारे पास इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास ये जो होगा ये इसका एम्पलीट्यूड होगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक इसका एम्पलीट्यूड बनेगा। ये मैं मानता हूं एक्स नॉट, ये भी मानता हूं एक्स नॉट। ना मुझे बता दो टोटल एक्सटेंडेड लेंथ कितना हुआ, आप टोटल एक्सटेंडेड लेंथ कितना हो गया सर, टोटल एक्सटेंडेड लेंथ हमारे पास हो जाएगा वाई नॉट प्लस एक्स नॉट, है ना। तो जरा मुझे बताइए कि हमारे पास एम्पलीट्यूड जब हो जाएगा, मींस दैट नेट फोर्स जो होगा वो 0 होना चाहिए, यानी कि जो हमारे पास नीचे mg लग रहा है, ऊपर हमारे पास क्या लगना चाहिए, ऊपर हमारे पास सुप्रीम फोर्स लगना चाहिए, बिकॉज मुझे पता है कि सुप्रीम फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के एक्सपेंशन से। जितना ज्यादा एक्सपेंशन इन द सुप्रीम हो जाएगा उतना फोर्स बढ़ेगा। मींस दैट हमारे पास यहाँ पे mg जो है ऊपर की तरफ लगेगा ना, रिजल्टेंट फोर्स, दैट रिजल्टेंट फोर्स जब ज्यादा होगा तभी तो ये सुप्रीम वापस आ जाएगा, फिर इसके बाद ये वापस आ जाएगा, कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन हो जाएगा, एक्स नॉट कम हो जाएगा, एक्स नॉट कम हो जाएगा, सुप्रीम फोर्स का वैल्यू घटेगा, जब सुप्रीम फोर्स का वैल्यू घटेगा तो एमजी का वैल्यू बढ़ेगा, एमजी का वैल्यू बढ़ेगा तो वापस आ जाएगा, अकॉर्डिंगली वो ऑसिलेट। ये तो रीजन होता है इसका, समझ में बात आ रही क्या, नहीं समझे। जब आपका यहाँ पे एक्सटेंशन ज्यादा हो जाएगा, सुप्रीम फोर्स का वैल्यू बढ़ रहा है, सुप्रीम फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, इस मास को ऊपर अपनी तरफ लाएगा ना, जब ये ऊपर लाए इधर पे, यहाँ पे हमारे पास एक्स का वैल्यू जो होगा कम हुआ, एक्स का वैल्यू कम होगा, एमजी डोमिनेट करेगा, एमजी को वापस लाएगा, यही रीजन होता है कि ऑसिलेट कर रहा है। समझ में बात आ रही है ना। मुझे बता दो कि अगर मैं यहां से बोलूंगा आपको, यहां से मैं अगर लिखूंगा इसका नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर वो हमारे पास के तो होगा ही, माइनस के इंटू वाई नॉट प्लस एक्स नॉट होगा ना। तो हमारे पास यहां पे मुझे बता दो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास यहां पे कितना बनेगा, यही तो है। तो हमारे पास यहां पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, जरा बताइए। वाई नॉट का वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, वाई नॉट का वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, कितना हमारे पास है, माइनस के इंटू वाई नॉट के बदले में क्या लिखूंगा, एम जी, वही होगा ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, के, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस लिख दूं मैं, के एक्स नॉट, के एक्स नॉट, क्योंकि इसे मल्टीप्लाई किया दोनों को, समझ आएगा। आप जरा मुझे बता दो, क्या मैं इस एफ एफ एक्स के बदले, रिजल्टेंट फोर्स के बदले में लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर इंटू आर या ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो है ना, मास इंटू एक्स। तो हमारे पास यहां पे क्या लिखूंगा मैं, एम, एक्सेलरेशन के बदले लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, वही होगा ना, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, माइनस में है ये, तो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के, मैं भी कहां पे लिख रहा हूं, जाने जगह ये नहीं कहीं पे। तो मुझे बता दो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, माइनस ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास होगा माइनस के एम जी बाई के, प्लस हमारे पास माइनस हो जाएगा यहां पे के इंटू एक्स, क्या सही है ये, तो एम एम और एम है ही नहीं, अरे के और के को पहले कैंसिल कर दो, तो बनेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल, ये कितना बनेगा, माइनस के तो कैंसिल हुआ, एम जी माइनस के ऑफ एक्स, वही है ना, और हमारे पास यहां पर क्या है, कुछ बचा हमारे पास यहां पे एम, नहीं नहीं यहां पे मत था ही। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे हमारे पास इधर से इसको कर दो अब,
तो हमारे पास इसको इधर ले आओ, उधर में ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा? ये बनेगा एम जी बाई एम माइनस के ऑफ एक्स बाय एम, वही होगा क्या? अब मुझे बता दो, ये हमारे पास यहां पे एक्स है, ठीक। अब ये m और इसका m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा क्या? ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल, यहां पे बनेगा g माइनस के एक्स बाय एम, वही होगा। इसके बदले में क्या लिख सकता हूं? ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा? ये g माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ x, ओमेगा इंटू x, वही है ना? तो कितना हो जाएगा? इधर पे ले आओ इसको, तो ये बनेगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर x प्लस हमारे पास हो जाएगा ये ओमेगा x इज इक्वल टू द g, वही होगा। हाँ, के भाई किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है ना वो। यस 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 यस। तो हमारे पास ये कितना वैल्यू आएगा? ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब इसको इधर ले आओ तो क्या बनेगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू जी हो जाएगा बराबर ट्वाइस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जी होगा। अब मुझे बता दो ये हमारे पास कितना बनेगा? ओमेगा स्क्वायर हो गया बराबर जी डिवाइडेड बाई 2x। अब हमारे पास ओमेगा हो गया बराबर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है। अब यहां से आप निकाल दो ओमेगा का वैल्यू, लिख लो, इतना पहले लिखो। कहां पर गलत हो गया? कहां पर? ये वाला, ये वाला मैंने वहां पे लिखा ना, फिर वो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स कहां से आया? एम तो वही है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास वही है, एक्सेलरेशन के बदले मुझे पता है ऐसे चमके हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई होता है, तो वही लिखा। ये वाला सारा, हाँ ये पूरा एक्स है, क्योंकि हमारे एक्सटेंशन पूरा लेना पड़ता है मेन पोर्शन से, इसीलिए एक्स ले रहा हूँ। ये टोटल एक्स है, ये टोटल एक्स है सारा, क्योंकि यहां से भी तो सारा ही लिया है, वाई नॉट प्लस एक्स नॉट, वाई नॉट प्लस एक्स नॉट। हे भगवान, इतनी बार करने के बाद जब ऐसे देख रहे हो कुछ नया ही लगा है। फातिमा को आज कालपेट ही हो रहा है, फातिमा को सर से ऊपर ही हो रहा है, एक्स्ट्रा बाउंस। अच्छा ये प्रॉब्लम है, मैं बोलूंगा ना फिर कहाँ पे? मैं, आप दिख रहा है मैं कितना? दो केक यहां से आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना? आपको ब्लर ब्लर दिख रहा है? हम्म, आप फिर समझो, फिर घर में लिखोगे इसे। किसमें? यहाँ पे? किधर? यहाँ? ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट। मुझे आज पता चल रहा है कि मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी क्यों है। इसका हम टाइम पीरियड ऑलरेडी निकाल चुके हैं एक बार। हाँ, कितना वैल्यू था वो? 2.√m/k, तो इसी के लिए तो निकाला था वो, लिखा है सारा। कहां से? ये माइनस यही पे था, इस प्लस की वजह, माइनस की वजह से ये वाला प्लस बन गया, माइनस बन गया। पहले ऑलरेडी बनाया था ना माइनस, फिर उसके बाद ये वाला माइनस है,
इसके साथ वो कैंसिल हो गया, वो वाला प्लस अंदर की तरफ आ गया था, फिर एक ही इक्वेशन बनाई थी ना, फिर इसके साथ तो माइनस करोगे ना उसको कैंसिल। जी ये वाला माइनस था, इस वाली टर्म को इधर लाया, ये पूरी टर्म अब ये वाली हमारे पास बन गई माइनस, और ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा, इसको इसके साथ तो कैंसिल करना पड़ेगा, माइनस जी बचा था ना, ये बचा था ना माइनस जी, ये था ना एम माइनस के, वो तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना फिर, और ये इधर भी ले आओगे तो ये बनेगा, ये फिर प्लस में बनेगा और बनेगा टू वाइस ऑफ दैट। ये हमारे पास माइनस में चल रहा था, यहां से भी माइनस में चल रहा था, शाबाश जल्दी पम, और जल्दी करो, देखा एक्यूरेट कहां देगा, एक्यूरेट नहीं देगा, असर्शन नहीं देगा, ये ना ये नहीं देगा, एक्चुअल नहीं देगा, बिकॉज उसकी असल में फिर इलास्टिसिटी कम हो जाती है, वो रस्ट में आ जाती है ना, और उसकी वो इलास्टिसिटी, वो इलास्टिक हो जाता है, फिर उसके बाद उसका वापस आने, इलास्टिसिटी का मतलब मैंने बोला था आपको कि वापस कितना कौन आएगा, जब वो एलोंगेट हो जाएगा, इस्तेमाल करोगे करोगे करोगे, ठीक है, तो हमारे पास जो बेरिंग वगैरह होते हैं वो खराब क्यों हो जाते हैं, वो इसलिए खराब हो जाते हैं बिकॉज वो असल में जितना हम यूज करेंगे उसको, फिर इसके बाद उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, फिर वो बराबर नहीं आ जाते। चलो कहाँ पर एक्स नॉट चल रहा था, कहाँ पे एक्स नॉट चल रहा था, यहाँ से, तो फिर भी क्या फर्क पड़ेगा, ये बनेगा एक्स नॉट बना, ओमेगा को बाहर निकालो, यहाँ पे लिखो एक्स प्लस एक्स नॉट, यहाँ पे फिर लिखो तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। ये बस मेथड बोल रहा हूँ मैं कैसे अप्रोच हो जाता है, बताता तो मुझे यही है आपको, इसको लिखो जल्दी आप, इसमें फिर मैं बोलता आपको, इस पर ध्यान रखना, एलांगेशन बताया ताकि ऐसे आप समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। अब जरा इधर देख, चलो इस वाले पार्ट की बात करते हैं, मुझे बोलो कि अगर मैं अब इसको थोड़ा सा फोर्स लगा दूंगा तो क्या होगा, ये यहां से लेके यहां तक ऑसिलेट करेगा, तो हमारे पास बताइए क्या लिखेंगे हम फोर्स, एफ इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के ऑफ एक्स, वही होगा ना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू एम यहाँ पे होगा, तो हमारे पास इज इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स, ये भी हमारे पास माइनस था, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, एक्स और एक्स इस टाइम कैंसिल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हम ऑलरेडी जानते हैं, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, के बाय एम, वही होगा, तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाय एम होगा, वो बराबर 2 पाई/टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम, इसका मतलब टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के, ये हमारे पास ऑलरेडी हम जानते थे, लिखो आप व्हाट इज दिस मास, अगर दो होंगे तो दिस मास इज कॉल्ड एज ऑसिलेटिंग मास, आपको वो वाला मास लेना है जो सिर्फ ऑसिलेट कर रहा होगा, समझ में आ रही है, ये चीज है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी बहुत सारे मासेस में, रिड्यूसर मास वगैरह कॉन्सेप्ट्स में, जैसे वहां पे बहुत सारे कंडीशंस पड़े थे, यहाँ पे भी बहुत सारे कंडीशंस पढ़ने पड़ेंगे, बट आप ये चीज याद रखो कि ये मास जो हमारे पास होगा, ये हमारे पास ऑसिलेटिंग मास होता है, समझ बात आ रही क्या, वो वाला मास, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही मास ऑसिलेटिंग है, तो इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे M1 M2 लिखने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे M1 M2 होगा सिर्फ M1 मास ऑसिलेट करेगा, तो यहाँ पे M1 मास आ जाएगा, समझ बात आ रही क्या, वहां पे कंफ्यूजन में आ जाओगे, इसलिए पता होना चाहिए पहले क्या है ये लिखा बेटा आपने सारू ने, जरा ध्यान से समझना बेटा, और एक चीज, बस बस बस, अब मुझे बता दो क्या हमारे पास सुप्रीम ब्लॉक सिस्टम, यानी कि इनको सुप्रीम पेंडुलम्स भी बोलते हैं, क्या सुप्रीम पेंडुलम जी के ऊपर डिपेंड करता नहीं करता, कहीं नजर नहीं आ रहा है ना, लिखो इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन जी, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन जी, इंडिपेंडेंट अपॉन जी, जी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, तो हमारे पास क्या सुप्रीम ब्लॉक सिस्टम को अगर मैं इक्वेटर पे रखूंगा, पोल पे रखूंगा, क्या वो वेरी करेगा, जहां पर जी वेरी हो जाएगा वहां पे सुप्रीम ब्लॉक सिस्टम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उन चीजों से उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ आपका के वैल्यू चेंज हो जाएगा, आपका एम वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, तो आपका टाइम पीरियड ऑफ द सुप्रीम सिस्टम भी चेंज हो जाएगा, लिखो इट डिपेंड्स अपॉन के एंड एम, इट डिपेंड्स अपॉन के एंड एम, हाँ के मतलब
स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है और मास पे डिपेंड करता है। किस मास पे डिपेंड करता है? ऑसिलेटिंग मास। किस पे डिपेंड करता है? ऑसिलेटिंग मास पे ये डिपेंड करता है। अगर ये ऑसिलेटिंग मास पे डिपेंड कर रहा है, अगर मैंने स्प्रिंग को कट किया, क्या टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा या सेम रहेगा? अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है, समझना बात, अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को मैंने कट किया इन द फॉर्म ऑफ L1 एंड L2 के फॉर्म में, इनको मैंने कट किया, इसका हमारे पास K1 होगा, इसका हमारे पास K2 होगा। समझ में बात आ रही है? दैट मींस टाइम पीरियड अगेन चेंज हो जाएगा। जितना हमारे पास स्प्रिंग छोटी होती है उतना इसका स्टिफनेस कांस्टेंट बढ़ता है। दैट मींस हमारे पास अगर आपने स्प्रिंग को कट किया 2 पीसेस में, 4 पीसेस में, n पीसेस में, तब भी हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा, मींस दैट हमारे पास टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। निकालते कैसे हैं वो मैं बता दूं। ठीक है, फिलहाल तो मुझे ये पता है कि, ठीक है ना, आप हेडिंग लगा दो कटेड स्प्रिंग्स या कटिंग स्प्रिंग्स लिखो, कटिंग स्प्रिंग्स हेडिंग लगा दो, कटिंग स्प्रिंग्स। शाबाश, कटिंग स्प्रिंग्स। मुझे बता बेटे एक बात, अगर मैंने स्प्रिंग को कट किया 2 पीसेस में इन द रेशियो ऑफ L1 into L2, आपके डीपीपी का पहला ही सवाल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के ऊपर जो है, ये हमारे पास स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को मैंने कट किया, मैं जनरल नॉर्मल नहीं बोलूंगा, मैं आपको जनरल केस सिखाऊंगा। ये हमारे पास L1 है, ये हमारे पास L2 है, यानी कि इसको मैंने कट किया इन द रेशियो ऑफ L1 into L2। ठीक है ना, जो L1 है उसको स्प्रिंग कांस्टेंट बना K1, और जो L2 बना इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बना K2। जनरली इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो था वो K था। जनरली जो स्प्रिंग थी हमारे पास उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था। मैंने दो हिस्से किए इसको, एक हमारे पास K1 बना, दूसरा हमारे पास K2 बना। तो हमारे पास लेंथ जो है L1 है, दूसरा हमारे पास L2 है। तो मुझे पता है मास ऑफ द स्प्रिंग हम लेते नहीं है, बिकॉज अगर अभी मैं बताऊंगा मैसो स्प्रिंग्स का भी कॉन्सेप्ट बता दूंगा, वहां पे भी आपको याद रखना पड़ेगा एक चीज। फिलहाल तो हम लेते हैं मास से स्ट्रिंग, यानी कि मास हमारे पास वो लेना है जो ऑसिलेटिंग मास होगा, वो तो चेंज होगा नहीं कट से। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, मुझे पता कि टाइम पीरियड जो होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई K1 हो जाएगा इसका, और यहाँ पे बनेगा T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, है ना, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई क्या हमारे पास बनेगा m डिवाइडेड बाई K2 बनेगा, वही बनेगा ना। तो अब हमारे पास K1 और K2 का वैल्यू ही नहीं पता, बिकॉज हमारे पास जनरल तो K था। अब हमारे पास कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना, हमारे पास K1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, K1 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ 1 प्लस, ये हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगा, ये अगर आपने K1 का निकालना है, ये लेना है ऊपर न्यूमिनेटर में, क्या लेना है, सुनो 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 याद रखो, अगर K1 का वैल्यू निकाल रहे हो तो ये क्या लोगे, तो क्या बनेगा वो L2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा L1। अगर K2 का वैल्यू निकाल दोगे तो क्या लिखोगे, K टाइम्स ऑफ 1 प्लस L1 डिवाइड बाय L2। ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट को निकालने का तरीका है। अगर आपने स्प्रिंग को कट किया दो हिस्सों में, L1 और L2 के रेशियो में, जो L1 वाला पार्ट था उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 माना आपने, जो L2 वाला पार्ट है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या माना, K2 माना। तो हमारे पास K1 के बदले क्या लिखेंगे, K तो अपना जनरल वाला है हमारे पास, इंटू 1 प्लस तो वही है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, L2 के बदले क्या लिखेंगे, L पहले अगर इसका निकाल रहे हो तो दूसरा वाला पार्ट लेना है, तो हमने लिखा क्या L2 डिवाइडेड बाई L1, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगर ये वाला लिखोगे तो क्या लिखोगे फिर L1 डिवाइडेड बाई L2 उल्टा, ठीक है ना। ये चीज याद रखना, इस तरीके से निकाल दोगे। जब K1 और K2 का वैल्यू निकाल दोगे, फिर इसके बाद यहाँ पे K1 का वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे K2 का वैल्यू पुट करोगे, तो आपका आंसर मिल जाएगा। कौन सा मास, ये मास, यही तो बोल रहा था अभी तक, मास स्ट्रिंग है, ऑसिलेटिंग मास ही नहीं, ये स्प्रिंग वाला है। स्प्रिंग में क्या बंदे, यहाँ बंदे हैं आप, हाँ वही बोल रहे, स्प्रिंग मास लेस कंसिडर करते हैं हम, स्प्रिंग का मास ही नहीं करते हम, मानते हैं इसके साथ जो मास होगा वो हमारे पास ऑसिलेटिंग मास है। बहन जी पूरा सुना करो, ऐसा समझो एवन। मुझे बता, अगर हमारे पास यहां पे, सुनो सारे पॉइंट्स अच्छे से लिखना और समझना, अगर हमारे पास ये एक मास इधर पे, ये एक मास इधर पे है बेटा, इसको मैंने यहां से फिक्स किया, ये हिल नहीं रहा है, इसके साथ दूसरा हमारे पास है, ये स्प्रिंग है, इसके साथ ये वाला मास है जिसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। बताइए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m1 डिवाइडेड बाई k, बिकॉज दिस इज नॉट ऑसिलेटिंग मास। अगर ये भी हिलेगा तो लेंगे कैसे, वही तो प्रॉब्लम है,
मैंने आपको सिखाया था एक बार रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट, वही रिड्यूस्ड मास लेना है, ठीक है। रिड्यूस्ड मास मतलब डज नॉट मीन दैट कि रिड्यूस हो रहा है मास। हाँ, आप दो मास को एक मास मानते हैं, समझे बात आ रही क्या? तो हमारे पास इफ ये हमारे पास अगर ये कंडीशन क्या है, इफ वन मास इज एट रेस्ट, वन मास या वन मास हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे m2 मास इज एट रेस्ट। इफ m2 mass is at rest and m1 mass is oscillating, ये कंडीशन हमारे पास इस टाइम पे, आपको मैं सही दिखाई दे रहा है? अगर दोनों बेटा मासेस जो होंगे m1 भी और m2 भी ऑसिलेट करेंगे तो क्या करेंगे, यहां पे हमारे पास स्प्रिंग है, अगर आप फिजिक्स में आप भी सिलेक्ट नहीं हुए ना फिजिक्स की वजह से, फिर या तो आपकी बदकिस्मती है या तो मेरी है, ठीक है, कसम से मैं सच बोल, इसके बाहर कुछ पूछेगा नहीं, उसके पास कंडीशन ही नहीं बच रही उसके पास, करेगा क्या बेचारा, यही तो पूछेगा, या तो इसको रेस्ट में रखेगा तो दोनों। मुझे बता दो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाई के लिख लो, वायर म्यू इज रिड्यूस्ड मास, वायर म्यू इज रिड्यूस्ड मास, म्यू का मतलब होता है रिड्यूस्ड मास, कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, है ना, प्रोडक्ट हमारे पास m1 m2 डिवाइड बाय सम हमारे पास m1 प्लस m2, बस ये वाला वैल्यू वहां पे पुट कर लेना, आंसर मिलेगा। ये कंडीशन है, इसमें हमारे पास इफ बोथ द मासेस आर इन मोशन, इफ बोथ masses is in motion, अगर दोनों मोशन में होंगे तो ऐसा होगा, ठीक, हो गया क्या, नहीं हुआ? अब सबसे बड़ा टास्क हमारे पास है ये कि स्प्रिंग को सीरीज और पैरेलल में समझना, कैसे कौन सी स्प्रिंग सीरीज में है, कौन सी स्प्रिंग पैरेलल में। हाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट तो सीरीज और पैरेलल मैंने पढ़ाया था, जब पढ़ाया था ना इसमें वर्क एनर्जी पावर में, बोला था मैंने आपको कि अगर सीरीज में होंगे तो प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम करते हैं दो स्प्रिंग्स का, अगर पैरेलल में होंगे तो सीधे ऐड करते हैं ना, वो हम पढ़ा चुके हैं, बस आपको इतना समझना है कि हम कैसे मानेंगे कि सीरीज में है या पैरेलल में है, ठीक है। पहचानने का एक आसान तरीका बताऊंगा मैं, रिसर्च मेथड, और सुनो दीदी, आज मैं भूल गया आपका लगा करना, ओके सुनो इधर, मैं आपसे ये बोल रहा हूं अगर हमारे पास ऐसा होगा, ये एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग हमारे पास K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, इसका मास है ना, मुझे बोलो कि क्या ये स्प्रिंग जो है K1 K2 है ना, एक स्प्रिंग नहीं है ना, तो हमारे पास मुझे बता दो कि अगर स्प्रिंग K1 एंड K2 हमारे पास है, मुझे बता दो क्या ये सीरीज में है पैरेलल में, क्यों? क्योंकि सर करंट चल रही है इससे, कभी कभी आप परेशान हो जाओगे ऐसे, आप सिंपल ऐसा रखना, आपको ऐसा रखना है यार कि अगर हम स्प्रिंग को कट करेंगे इनमें से कहीं पे भी, अगर ऑसिलेशन रुक जाएगी सिस्टम की, दैट मीन्स सीरीज, दैट मीन्स अगर ऑसिलेशन नहीं रुकेगी दैट मीन्स पैरेलल में। फॉर एग्जांपल अगर मैंने को यहां से कट किया, क्या ये सिस्टम ऑसिलेट करेगा? नहीं करेगा ना, तो दैट मीन ये तो रुक जाएगा, इसका तो ऑसिलेशन है ही नहीं, ये भी तो हमारे पास के साथ कोई स्ट्रेचिंग पावर है ही नहीं, तो दैट मीन ऑसिलेशन स्टॉप्स। जब ऑसिलेशन स्टॉप हो जाएगा आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, तो हमारे पास वो सीरीज में होता है, क्या होता है, जब हमारे पास सीरीज में, अगर ये फिटिंग जो होगी ना सीरीज में होगी, अगर एक बल्ब एक स्विच कहीं पे खराब हो जाएगा ना, पूरा का पूरा रुक जाता है। पैरेलल में ऐसा नहीं होता है, पैरेलल में एक बल्ब खराब हो जाएगा, वो बस वही नहीं चलता है, बाकी सारे चलते हैं। समझ में बात आ रही क्या? यही चीज है यहाँ पे भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बोला, देखो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पर लिखा आपने, सीरीज एंड पैरेलल, ये हेडिंग लगा देना, सीरीज एंड पैरेलल स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स। कल इसका लास्ट लेक्चर है, कल ही हमारे पास पीवाईक्यूज भी है, डैम्पर्ड ऑसिलेशन हो जाएगा कल, और कल हम पीवाईक्यू करेंगे, अब 4 लेक्चर और लगेंगे, फिर इसके बाद से दे दो, फिर हाँ एक लेक्चर और है वो सिक्रू गॉजेंट, वो क्या बोलते हैं वर्नर क्लीपर, जो है प्रैक्टिकल, ये जो फिजिक्स है ना, वो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स जिनको वो पढ़ा है, वेरी गुड, हाँ दो ही है, वो ऑलरेडी पढ़े भले, थैंक गॉड।
अच्छी बात है, वो पागल कराते हैं। सुनो बेंजिस, कमर, अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जो हमारे पास अगर स्प्रिंग को हमने कट किया और एसएचएम स्टॉप हो जाएगा, तब हमारे पास सीरीज में ये लिखते नहीं है, याद रखते हैं। अगर हमारे पास ऐसा होगा तो, अगर ऐसा होगा तो ये स्प्रिंग 1 है, ये स्प्रिंग 2 है। इसको अगर ये वाला कट किया मैंने, क्या ये ऑसिलेट नहीं करेगा? इसी मास से, मास तो अटैच है ना एक स्प्रिंग के साथ, दैट मीन ऑसिलेशन स्टॉप नहीं हो जाएगी, वो पर्टिकुलर है। ठीक है, ठीक है। अगर एसएचएम स्टॉप हुआ तो स्प्रिंग है, ऐसे अगर एसएचएम स्टॉप नहीं हुआ तो पैरेलल में। नाउ अगर मैं आपसे ये बोलूंगा इफेक्टिव के कैसे निकालेंगे, इसमें कैसे निकालते हैं? हमारे पास जो टाइम पीरियड कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के इफेक्टिव लिखेंगे ना हम। अब ये के इफेक्टिव डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट तरीके से हम निकालते हैं। सीरीज में के इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, जिसको हम के आप एस बोलते हैं, वो हमारे पास बनेगा 1, यानी कि प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, के 1 इंटू के 2 डिवाइडेड बाय के 1 प्लस वही होगा जो हमारे पास रेजिस्टर्स को पैरेलल में होता है, वो स्प्रिंग कांस्टेंट को सीरीज में होता है, वही है ना। अगर हमारे पास केपी निकालना होगा तो क्या करेंगे? केपी अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे? हमारे पास लिखेंगे यहाँ पे के 1 प्लस के 2, सिंपली हमारे पास जो सीरीज में होता है उनका, वही हमारे इधर पे पैरेलल में होता है, उल्टा सोचना है। अब मैं आपको एक लाइन और लिखाऊंगा, इसके बाद आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। होमोगुपियंस, मुझे बता दो क्या टाइम पीरियड ऑफ सिंपल एसएचएम जो हमारे पास होता है, या ऑसिलेशन जो हमारे पास है, क्या ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है? चाहे हमने वर्टिकल देखा, वहां पर भी हमने निकाला 2 के, चाहे हमने हॉरिजॉन्टल देखा, हमने वहां पे भी निकाला 2 के, चाहे हम इनक्लाइन पे रखोगे तभी हमारे पास 2 के आ जाएगा। कोई भी सिचुएशन दी जाएगी आपको, टाइम पीरियड वही आ जाएगा। इसका मतलब टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट अपॉन द ओरिएंटेशन। समझ बात आ रही क्या? लिखो वही पे पॉइंट लिखो, मैं एग्जांपल बताऊंगा। टाइम पीरियड मगर किस में? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, वहां पे तो ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी तो स्प्रिंग, ये क्योंकि जी पे इफेक्ट करता है ना, यहाँ पे तो जी पे इफेक्ट ही नहीं करा, तो इसका मतलब हमारे पास क्या बनेगा? इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द ओरिएंटेशन, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द ओरिएंटेशन, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द ओरिएंटेशन। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल मतलब क्या, इट मतलब क्या है? टाइम पीरियड। हाँ, इसको लिखो मेहरबानी करके, लिखा टाइम पीरियड, वेरी इंटेलिजेंट। अब मुझे बता दो यहां से क्या होगा अगर ऐसा बोलेंगे, इसका भी टाइम पीरियड क्या आएगा? सारे एग्जांपल लिखने हैं, इसका भी एक टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, वही होगा बेटा। इसका भी टाइम पीरियड क्या होगा? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। इसका भी टाइम पीरियड क्या होगा? इसका भी टाइम पीरियड होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। गुबंस, इसका भी क्या होगा? मुझ में लेख नहीं, ऐसा कुछ होगा, ये थीटा एंगल मानते हैं, कुछ भी नहीं है, टाइम पीरियड वही रहेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। अरे गुप्नो, जी के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो जी साइन थीटा ही तो वेरी करेगा, मास तो वही है, के तो वही रहेगा, के और मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसे? कुछ नहीं पड़ेगा। वेरी गुड, मेरे जैसे ही बन गए आप। कुछ सीख के जाए ना, ना जाओ, एक चीज तो सीख ही गए, ये हमारे पास है। बता इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? सर वही जो आपने बोला है, m/k है ना। आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, आपको बोलना सिर्फ ये कि सीरीज में है या पैरेलल में है। K1 K2 M, पैरेलल में सीरीज में? अरे पैरेलल में गुपनो, एक को कट करेंगे ये इसके साथ जाएगा तो करेगा इसके साथ ऑसिलेट, ठीक है ना। ये अगर इसको इसको ऐसे कट करेंगे तो इसके साथ जाएगा, उसके साथ रहेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास पैरेलल में है, हाँ? अगर इसका भी टाइम पीरियड निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई 2k, नहीं 2k नहीं, K1 प्लस K2,
कि इफेक्टिव आएगा ना इस टाइम पे। अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हुआ दिस M1 मास, M2 मास। अब मास ज्यादा है तो स्प्रिंग तो नीचे आएगी, नीचे आएगी तो मान के चलेंगे कि M2 मास गिर गया। अब इसके पास सिर्फ M1 मास रहा, ऑसिलेट कौन करे, M1 क्या M2? M1 करेगा ना, तो टाइम पीरियड क्या लिखूंगा मैं, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ M1 डिवाइडेड बाई K, बिकॉज हमें मुझे पता एक ही चीज, जो ऑसिलेट करेगा वही मास लिखना है। समझ में बात आ रही क्या? जब इसका नेट इफेक्टिव फोर्स कैसे लगा, इस M2 की वजह से। जब ये नीचे आया, नीचे वो गिर गया, तो ये वाला मास कम हुआ ना, स्प्रिंग फोर्स ऑलरेडी ज्यादा लगा था, तो इसकी वजह से ऑसिलेट हो जाएगा, ऑसिलेट आप M2 करेगा ना। आपको बात ही समझ, ये वही मसला है जब हमारे पास वो झूला नहीं होता है, उसमें दो बहनें चढ़ गई, एक गिर गई, ठीक है ना। तो अब एक ही तो झूले पे है, ऑसिलेट अब एक कर रहे हैं कि दोनों कर रहे हैं। अब मुझे वो वाला जो झूले पे उसी का मास लिखना है, तो वही हमारे पास ये वाला है, ठीक है। बताइए क्वेश्चंस का आंसर नाउ। इनके तुम डीपीपी सवाल, ग्लूकोज सवाल है ये। बताइए ग्लूकोज सवालों का जवाब तातना छुप तो छुंद पत्ता गाने। फ्रीक्वेंसी लिखना है ना, फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो हमारे पास 1 ओवर टाइम पीरियड हो जाएगा, इसने 2 पाई को लिखा ही नहीं, तो इसका मतलब हमारे पास फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। अब हमारे पास किसके बराबर, K/M हो जाएगा कि M/K हो जाएगा, K/M। M कौन सा वाला, M1 क्या M2? M2 गिर गया क्या M1 गिर गया? ऐसे M तो हमारे पास M2 आ जाएगा। समझ में बात आ रही है? ये वो तुम सवाल जो ये था, हाँ ये मस्त तुम, ये इसी डीपीपी पे है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस मैं दिखा रहा हूँ। बता दो इसका क्या आएगा आंसर। बस ज्यादा मत हुआ, हाँ अगर पूरे बोर्ड पे भी होगा तब भी आपको दिखाई नहीं देगा। अब बता, पहले बोलो सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में आ जाएगा सीधे K प्लस K, तो बनेगा 2K, तो हमारे पास बनेगा ये 2K। अब क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है कि ये निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है। तो हमारे पास T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ M, तो हमारे पास वही ऑसिलेटिंग मास यही तो है, डिवाइड हो जाएगा 2K। अब इसने लिखा है ऐसे 2 पाई अंडर रूट ऑफ M डिवाइडेड बाई 2K रूट 1/2। है कोई ऑप्शन? बोला मैंने ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता। आप बताए इस क्वेश्चन का आंसर। मैं मट्टी करूं मत, देख बेटे, जब हम यहां पे देखेंगे, ये हमारे पास दो जो है, अगर मैं इसको कट करूंगा तब भी तो ये ऑसिलेट करेगा, अगर मैं इसको कट करूंगा तब भी ऑसिलेट करेगा, अगर मैं इसको कट करूंगा ऑसिलेशन होगी नहीं। समझ कुछ बात, ये तो गिर जाएगा तो ऑसिलेट कौन करेगा। तो हमारे पास पहले तो मुझे बता दो ये मिक्सड में है, किसमें है, यानी कि ये दो पैरेलल में है, ये दो पैरेलल में, इसको तो एक ही बना लेंगे। तो ये हमारे पास ऐसा होगा जैसे कि आप रेजिस्टर्स को सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास इसका वैल्यू है कि ये दोनों पैरेलल में इसका बनेगा 2K बनेगा। तो हमारे पास अब इन दोनों का, हमारे पास ये दो सीरीज में, अगर इसको कट करेंगे तो ऑसिलेशन नहीं होगी। समझ में बात आ रही क्या? तो बनेगा K ऑफ S इज इक्वल टू K इंटू 2K डिवाइडेड बाई 2K प्लस K, वही होगा। इसका मतलब हमारे पास K ऑफ S, इन दोनों का हमारे पास ऐड हो जाएगा ना, पैरेलल में है ना ये दो, तो कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 2K स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3K, ए कैंसिल हो जाएगा, K ऑफ S इज इक्वल टू 2K बाई 3। अब बता दो टाइम पीरियड, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ M, तो वही होगा डिवाइडेड बाई 2K ऊपर लिखो 3। है कोई आंसर? समझ पाए वहां क्या एग्जाम में, एग्जाम में क्या होता है फिर, यहाँ पे तो चलेगा तब भी वहां पे इजाजत ही नहीं है। बता सीरीज में पैरेलल में क्या दोनों दोनों ब्लॉक्स ऑसिलेट करेंगे? यस सर, करेंगे ना दोनों ऑसिलेट, क्योंकि ये कहीं पे फिक्स नहीं बोला गया है किसी मास को। जब किसी मास को फिक्स नहीं बोलेगा, ऐसा बोलेगा इसको ही कार्टून जैसा उड़ेगा दोनों, ठीक है ना, ऐसा करेगा। अगर इसको ऐसे फेंकेंगे तो ये दोनों उठेंगे एक साथ टक करके, है ना, ऐसा कुछ होगा। तो बहरहाल जो भी हो जाएगा, हमें क्वेश्चन के साथ गर्ज है। तो टाइम पीरियड हमारे पास T इज इक्वल ऐसी सिचुएशन 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाई K, पहले म्यू तो निकाल दो, म्यू बाई M, M बाई K म्यू,
म्यू बाई के, है ना, ये है ना। तो मुझे बता दो क्या लिखेंगे हम, टी इज इक्वल टू 2 पाई, ये सीरीज में पैरेलल में। अगर कट करूंगा, मुझे मासेस को कट नहीं कर, सुप्रीम को कट करना, ये अलग करेगा, ये अलग करेगा, ठीक है, ऑसिलेशन रुकेगा नहीं। तो हमारे पास ये कितना बनेगा, 3k बनेगा। तो बता दो ये हमारे पास प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, दैट मींस वो बनेगा m स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, वही होगा ना, m और m हो गया कैंसिल, में m/2। तो लिख लो फिर क्या बनेगा, म्यू का वैल्यू बनेगा m/2 और k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3k, 6। हाँ, प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम करते हैं ना, हो गया m स्क्वायर बाय 2m, m/2 आ गया ये, ठीक। तो हमारे पास ये किस में है, ये अगर हमारे पास पैरेलल में अगर मानेंगे इनको तो क्या बनेगा, ये k प्लस 2k, 3k। हाँ, कौन सा वाला, आंसर कोई बनता है वैसा, कौन सा वाला, मगर एक चीज है ना, जब हम उनको, हाँ हाँ, वही तो मतलब ये सीरीज में है, हाँ ये सीरीज में, तभी तो आंसर नहीं आया। फिर भी हमारा सिस्टम ऑसिलेट करना चाहिए ना। तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम, जरा लिखो, के ऑफ एस कैसे बराबर हो जाएगा, के ऑफ एस किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई, दैट मींस वो बनेगा के इंटू 2k डिवाइडेड बाई के प्लस 2k। सबरा सबरा कितना बनेगा, के ऑफ एस कितना बनेगा वो, 2k स्क्वायर डिवाइड बाई 3k, है ना, एक हो गया कैंसिल, तो इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा कुछ। आया क्या, कौन सा वाला, आप करना ट्राई किस पे, ये ना जो हमारे पास डीपीपी है, जो क्वेश्चन नहीं आ जाएगा वो मैं कल करा दूंगा, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है कि ये वाला नहीं आएगा आपको, ये वाला नहीं, ये वाला आएगा, ये पहले चारों हैं पैरेलल में, इन दो को एक बना लो, इन दो को एक बना लो, फिर इन दोनों को सीरीज में कर दो, ठीक है। चलो मैं कल करा दूंगा ये सारे क्वेश्चन, मत लो टेंशन।